नमस्कार दोस्तों, आपका इस क्लास में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है पाचन तंत्र, जिसमें हमने देख लिया था कि पाचन किसे कहते हैं। जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। उसके बाद में हमने देखा था कि विभिन्न जो पाचक अंग और जो पाचक ग्रंथि हैं वो मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, और जो सभी पाचक अंग हैं वो मिलकर निर्माण करते हैं आहार नाल या पोषण नाल का। तो आगे देखते हैं, आहार नाल या पोषण नाल। सभी पाचक अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। जो सभी पाचक अंग थे, कौन कौन से थे? मुख एवं मुखगुहिका, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। ये सभी पाचक अंग मिलकर आहार नाल या पोषण नाल का निर्माण करते हैं, जो मुख से शुरू होकर मल द्वार तक जाती है। यानी जो आहार नाल या पोषण नाल है, इसकी शुरुआत तो कहां से होती है? मुख से, और अंत कहां तक होता है इसका? मल द्वार तक। यानी ये मुख से शुरू होकर मल द्वार तक जाती है। यह लगभग 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है। जो हमारी आहार नाल या पोषण नाल है, ये लगभग 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है। अब जो आहार नाल है, इसके 3 प्रमुख कार्य हैं, वो देखते हैं कि आहार नाल के 3 प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। पहला है इसका भोजन का पाचन। जो आहार नाल है, इसका मुख्य कार्य क्या है? भोजन का पाचन करना, यानी जो जटिल भोज्य पदार्थ है उनको सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ने का कार्य करती है। दूसरा है पचित भोजन का अवशोषण, यानी जिस भोजन का आहार नाल में पाचन हो गया, अब उसका आहार नाल के द्वारा क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। तो दूसरा कार्य हो गया पचित भोजन का अवशोषण। और तीसरा है मल परित्याग। उसके बाद में जो अपचित भोजन बच जाता है, उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी किसके द्वारा होता है? आहार नाल के द्वारा ही होता है। अब जो आहार नाल के विभिन्न भाग हैं, उनमें भोजन का जो पाचन है वो किस प्रकार से होता है, हम इसको विस्तार से देखेंगे। जो आहार नाल है, इसका पहला भाग आता है मुख एवं मुखगुहिका। तो इसका पहला भाग ले लेते हैं, मुख एवं मुखगुहिका। सर्वप्रथम मुख में दांतों की सहायता से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं? हम भोजन का एक ग्रास तोड़ते हैं और उसको मुख में रखते हैं। मुख में रखकर उसे दांतों की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। सभी दांत जबड़े में पाए जाने वाले एक सांचे में स्थित होते हैं। इस सांचे को मसूड़ा कहा जाता है। और जो सारे के सारे जो दांत होते हैं, जबड़े में पाए जाने वाला एक सांचा होता है, उस सांचे को क्या कहा जाता है? मसूड़ा कहा जाता है। मसूड़ों तथा दांतों की इस स्थिति को गर्त दंती कहा जाता है। जो मसूड़ों के जो गड्ढे होते हैं, उनमें दांत स्थित होते हैं, उनके गर्त में दांत स्थित होते हैं, इस कारण इस स्थिति को कहा जाता है गर्त दंती। मनुष्य में द्विबार दंती दांत व्यवस्था पाई जाती है। द्विबार दंती यानी मनुष्य के जीवन में जो दांत आते हैं वो 2 बार आते हैं। एक बार इस अस्थायी दांत होते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। उसके बाद में स्थायी दांत आ जाते हैं, जो उसके जीवन भर रहते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, और जो मनुष्य के मुख में जो दांत पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। कृंतक, रदनक, अग्रच्वरणक और च्वरणक। इस प्रकार जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, मुख के अंदर पाए जाते हैं। कृंतक, इनकी संख्या होती है ऊपरी जबड़े में 4, निचले जबड़े में 4। जो सामने सामने के जो दांत होते हैं वो कृंतक कहलाते हैं। इनका मुख्य काम क्या होता है? काटना, भोजन को काटने का कार्य करते हैं। उसके बाद में नंबर 2 पे आता है रदनक। इनकी संख्या होती है ऊपरी जबड़े में 2, निचले जबड़े में 2। इनका मुख्य काम कार्य क्या है? चीरना और फाड़ना। यानी ऊपर के जबड़े के जो 4 दांत थे और जो नीचे का जो जबड़ा था, उसके जो 4 दांत थे, उनको छोड़कर एक दांत थोड़ा सा लंबा सा इधर तीखा सा होता है, एक तीखा सा इधर होता है, एक नीचे की तरफ होता है, और एक यहाँ पर नहीं, 2 तो ऊपरी जबड़े में और 2 नीचे के जबड़े में। इस प्रकार ये व्यवस्थित होते हैं। इनका मुख्य काम क्या होता है? चीरना और फाड़ना। एक क्वेश्चन आया था बोर्ड के एग्जाम में कि मांसाहारी जानवरों में कौन से दांत अधिक विकसित होते हैं? तो उनमें आएगा रदनक दांत, क्योंकि
जो मांसाहारी जंतु होते हैं मुख्य काम क्या होता है, चीरना और फाड़ना। इस कारण में जो रदनक दांत होते हैं बहुत विकसित होते हैं। तीसरा आता है अग्रचोरणक, इनकी संख्या होती है ऊपरी जबड़े में 4, निचले जबड़े में 4। इनका मुख्य काम क्या होता है, चबाना, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। उसके बाद में चोरणक, इनकी संख्या कितनी होती है, निचले जबड़े में 6 और ऊपरी जबड़े में 6 होती है। इनका मुख्य काम क्या है, भोजन को चबाना। यानी कृंतक का काम तो हो गया काटना, रदनक का चीरना फाड़ना, और अग्रचोरणक और जो चोरणक है इनका काम क्या होता है, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। उसके बाद में मुख गुहा में पेशी निर्मित जिह्वा पाई जाती है, जो मुख गुहा के पृष्ठ भाग में आधार तल से एक संरचना से जुड़ी होती है, जिसे जिह्वा फ्रेनुलम या फ्रेनुलम लिंगुअल कहते हैं। अब देखो जो मुख गुहा होती है अपनी, उसमें पेशियों से निर्मित एक संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिह्वा या जीभ कहते हैं। और जीभ आधार तल में जिस भाग से जुड़ी होती है उसे कहते हैं जिह्वा फ्रेनुलम या फ्रेनुलम लिंगुअल। ये उस संरचना को कहा जाता है जिससे जीभ जुड़ी होती है। हमारे शरीर में वैसे जीभ का मुख्य काम क्या होता है, जीभ पर पाई जाती है स्वाद कलिकाएं, जिनसे स्वाद का पता चलता है। उसके बाद में आगे देखते हैं, भोजन का पाचन मुख गुहिका में ही प्रारंभ हो जाता है। मुख में स्थित लार ग्रंथि द्वारा भोजन में लार मिला दी जाती है। यानी जो भोजन का पाचन है हमारी मुख गुहिका में ही प्रारंभ हो जाता है। हमारे मुख में पाई जाती है लार ग्रंथियां, और लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं 3 प्रकार की। जो लार ग्रंथियां होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पे आती है आपकी कर्णपूर्व लार ग्रंथि, कर्णपूर्व एक, अधोजिह्वा, और तीसरी आती है आपकी अधोजंभ, अधोजंभ या इसका दूसरा नाम है अवचिबुकीय ग्रंथि, अवचिबुकीय लार ग्रंथि। तो इस प्रकार हमारे मुख में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कर्णपूर्व, यह मुख्य रूप से कहां पाई जाती है, हमारे गालों में स्थित होती है। अधोजिह्वा, यह जीभ के नीचे स्थित होती है। जो कर्णपूर्व ग्रंथि है इससे जो शीर्मी तरल पदार्थ है वो निकलते हैं, अधोजिह्वा से जो श्लेष्मिक पदार्थ है वो निकलते हैं। और अधोजंभ या जो अवचिबुकीय ग्रंथि है इसमें ये क्या है कि मिश्रित ग्रंथि है, इसमें से शीरम भी निकलता है और श्लेष्मल जो पदार्थ है वो इससे निकलते रहते हैं। तो 3 ग्रंथियां हो गई। जो लार ग्रंथि होती है ये जो अपने मुख में स्थित होती है, इसकी 3 प्रकार की होती है, कर्णपूर्व, अधोजिह्वा और अधोजंभ या अवचिबुकीय ग्रंथि। अब इनसे क्या निकलती है, लार में निकलती है, जो जिसको भोजन में मिला दिया जाता है। लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे टाइलिन या एमिलेज कहते हैं। यह भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। यानी कि जो लार होती है उसमें एक मुख्य एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं टाइलिन या एमिलेज। ये ध्यान रखना है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन या एमिलेज, जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को किसमें परिवर्तित करता है, माल्टोज में। यानी स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है, टाइलिन या एमिलेज एंजाइम करता है। भोजन में लार मिल जाने के कारण भोजन लसलसा हो जाता है तथा भोजन बॉल्स के रूप में आ जाता है। जो मुख है उसमें अच्छी प्रकार से जो लार है वो मिल जाने के कारण क्या हो गया, भोजन लसलसा हो गया, और भोजन यहाँ पर किसके रूप में आ जाता है, बोलस के रूप में आ जाता है। गोल गोल जो बोल्स होते हैं उनके रूप में आता है। मुख एवं मुख गुहिका के बाद भोजन ग्रसनी में पहुंचता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। आहार नाल का दूसरा भाग आता है ग्रसनी। देखते हैं ग्रसनी के बारे में। आहार नाल का यह भाग यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी सूरत में भोजन श्वास नली में तथा वायु भोजन नली में प्रवेश नहीं कर सके। यानी जो ग्रसनी है इस बात को सुनिश्चित करती है कि जो भोजन है वो भोजन नली में ही प्रवेश करे और जो वायु है वो श्वास नली में ही प्रवेश करे। ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। जो ग्रसनी है इसको 3 भागों में बांटा गया है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। आहार नाल का तीसरा भाग आता है ग्रसिका या
ग्रास नली, यह एक 25 सेमी लंबी आई आकार की पेशी नली है। ग्रसिका में होने वाली क्रमाकुंचन गति द्वारा भोजन को मुख गुहा से आमाशय में पहुंचा दिया जाता है। जो ग्रसिका है यह आई आकार की पेशीय नली है और इसमें होती है क्रमाकुंचन गति, यानी ये सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है। इस प्रकार से इसमें होने वाली गति के कारण भोजन आगे इसमें पहुंचता रहता है, ये भोजन को आमाशय में पहुंचा देती है। ग्रास नली के शीर्ष पर ऊतकों का एक पल्ला लगा होता है जिसे घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं। और जो ग्रास नली है इसके शीर्ष पर ऊतकों का बना एक पल्ला लगा होता है, इस पल्ले को हम कहते हैं घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस। ध्यान रखना, एपिग्लोटिस या इसको घाटी ढक्कन कहा जाता है। भोजन निगलने के दौरान यह पल्ला बंद हो जाता है तथा भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। जब भोजन निगलते हैं तो भोजन निगलने के दौरान यह पल्ला बंद हो जाता है तथा श्वास नली, जो भोजन है उसको श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। आहार नाल का जो चौथा भाग है वो आता है आमाशय। आमाशय जे आकार की एक पेशीय संरचना है। आमाशय का एक भाग ग्रसिका से तथा दूसरा भाग छोटी आंत से जुड़ा होता है। आमाशय क्या है, एक जे आकार की पेशीय संरचना होती है जिसका एक भाग तो ग्रसिका से जुड़ा होता है, तो दूसरा भाग होता है वो छोटी आंत से जुड़ा होता है। आमाशय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो आमाशय है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग इसका कार्डियक या जठरागम भाग। यह भाग क्या होता है, यह भाग ग्रसिका या ग्रास नली से जुड़ा होता है। जठर निर्मी भाग, यह भाग छोटी आंत से जुड़ा होता है। और जो फंडिस भाग है यह इन दोनों के बीच का भाग होता है। आगे देखते हैं, आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे ठहरता है। जो आमाशय है, आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक ठहरता है तथा आमाशय 1 से 3 लीटर तक भोजन संग्रहित कर सकता है। यानी जो आमाशय है इसका भोजन इकट्ठा करने की जो कैपेसिटी है लगभग 1 से 3 लीटर तक होती है। 3 लीटर तक भोजन को एकत्रित कर सकता है, संग्रहित कर सकता है। आमाशय भित्ति से श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl कहते हैं तथा जठर रस निकलते हैं। यहां पर जो आहार नाल है उसके हम विभिन्न भाग देखते हुए इनमें जो पाचन की प्रक्रिया है ये हम इनके साथ साथ ही करते हुए चलेंगे। हम जो पाचन की प्रक्रिया इसके साथ करने से क्या होता है हमें अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। तो देखिए, आमाशय भित्ति से क्या क्या निकलता है, एक तो श्लेष्मल, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा जठर रस। ये 3 प्रकार के पदार्थ आमाशय की भित्ति से स्रावित होते हैं। श्लेष्मल आमाशय की आंतरिक भित्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो श्लेष्मल होते हैं वो आमाशय की जो आंतरिक भित्ति है उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है यह क्या है, एक प्रबल अम्ल है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा तो शरीर, जो आमाशय है या शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस HCl से सुरक्षा करने के लिए ही आमाशय है उसकी जो भित्ति होती है उस पर जो श्लेष्मा है वो सुरक्षा प्रदान करती है तथा HCl भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है भोजन के साथ गलती से कोई जीवाणु भी अंदर चला जाता है उसको नष्ट करने का कार्य करता है HCl। अब जो आमाशय का जो जठर रस है, आमाशय जठर रस में पेप्सिन व रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। यहां पर ध्यान रखना, एक तो होता है आपका पेप्सिन, एक होता है रेनिन। क्वेश्चन आ जाए, जठर रस में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, पेप्सिन व रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में तथा रेनिन दूध की प्रोटीन केसिन को पैरा केसिन में बदल देते हैं। जो प्रोटीन है उसको पेप्टाइड में बदलने का काम तो कौन करेगा, पेप्सिन। और जो दूध की जो प्रोटीन है केसिन उसको पैरा केसिन में बदलने का कार्य कौन करता है, रेनिन। यानी इस जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन तो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का कार्य करते हैं और जो रेनिन एंजाइम्स है वो दूध की प्रोटीन केसिन को पैरा केसिन में बदलने का कार्य करते हैं। आगे, आमाशय में 2 अवरोधनी या संकोचक पेशियां
पाई जाती हैं, यानी अवरोधिनी या जो संकोचक पेशियां होती हैं क्या क्या काम करती है। देखो एक पहली है ये ग्रास नलिका अवरोधनी। ये तो क्या करती है, जो आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला हुआ या कह सकते हैं हम अम्लीय भोजन को वापस किधर ग्रसिका में जाने से रोकती है। यानी जो ग्रास नली अवरोधनी है ये अम्लीय भोजन को ग्रसिका में जाने से रोकती है। और जठर निर्गमीय अवरोधनी है, ये क्या काम करती है, जो आमाशय से जो भोजन छोटी आंत में जाता है, आमाशय से जो भोजन छोटी आंत में जाता है उस पर क्या करती है, नियंत्रण करती है कि कितना भोजन बाहर जाना चाहिए। तो जठर निर्गमीय अवरोधनी है, ये आमाशय से छोटी आंत में जाने वाले भोजन पर नियंत्रण का कार्य करती है। और जो ग्रास नली का अवरोधनी है ये आमाशय से भोजन कहीं वापस ग्रसिका में न चला जाए, इस बात पर क्या करती है, नियंत्रण करने का कार्य करती है। आज की क्लास में इतना ही। बाकी का जो पाचन तंत्र का ये जो बच गया है इसे हम आगे की कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।